जय हिंद दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडियो हेड ऑपरेटर का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो साइंस आएगी उसकी। तो कुल मिलाकर 9 चैप्टर दिए गए हैं उसमें सिलेबस में। वे चैप्टर इस प्रकार से हैं, ये ये 9 चैप्टर हैं। और आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो चैप्टर हमारा रहेगा वाटर। तो वाटर चैप्टर की आज हम बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम वाटर। तो सबसे पहले हम जानेंगे जल चक्र। जल चक्र क्या है? वाटर साइकिल। इसे हम हाइड्रोलॉजिकल चक्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? हाइड्रोलॉजिकल चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, कुएं, नदी, तालाब, इन सभी से जो पानी है, क्या होता है पानी? वाष्पन तथा बाष्पोत्सर्जन, यानी कि नदी, तालाब, कुएं इत्यादि से तो होता है बाष्पन। और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों से होता है बाष्पोत्सर्जन। इन सभी माध्यम से पानी ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है कहाँ? नदी, तालाब, कुएं, इन सभी में क्या सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये पानी गर्म होकर लिक्विड अवस्था से गैस में बदल जाता है। लिक्विड से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पन। और पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से गैस में बदल जाता है और ये ऊपर उठ जाता है। फिर ये पानी गैसीय अवस्था से पुनः लिक्विड अवस्था में आता है। इसे कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। और फिर ये पानी वर्षा के माध्यम से जमीन पर आ जाता है और इसका हो जाता है अंतःस्रवण। ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसे हम जल चक्र कहते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। अब हम देखते हैं जैसे कि सॉलिड है, इससे लिक्विड अवस्था में जाने की प्रक्रिया को कहते हैं मेल्टिंग। और पुनः लिक्विड से सॉलिड अवस्था में जाने की प्रक्रिया को कहते हैं फ्रीजिंग। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाने की प्रक्रिया मेल्टिंग और लिक्विड से सॉलिड में जाने की प्रक्रिया फ्रीजिंग। वहीं लिक्विड से गैसीय अवस्था में जाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम बाष्पीकरण। क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। फिर गैस से पुनः लिक्विड में जाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। वहीं गैस से सॉलिड में जाने की प्रक्रिया को कहते हैं एब्लिमेशन और सॉलिड से गैस में जाने की प्रक्रिया को कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, यानी कि बिना लिक्विड में जाए डायरेक्ट गैस में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे हम बात करते हैं विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह 1992 से बनाया जा रहा है। जो 2022 का जल दिवस है, विश्व जल दिवस, उसका विषय है शांति के लिए जल। क्या है? शांति के लिए जल। जल ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जिस पॉइंट पर ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है उसे हम कहते हैं त्रिक बिंदु। और इसका टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन। 273.15 केल्विन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो पृथ्वी है, उस संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर पानी है और 29% पर लैंड यानी कि जमीन है। पृथ्वी दो भागों में बटी है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी।
तो जो ये उत्तरी गोलार्ध है, क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, ये है उत्तरी गोलार्ध इस लाइन के ऊपर, और इसके नीचे दक्षिणी। तो इस उत्तरी गोलार्ध के इस वाले भाग के 61% एरिया पर पानी है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध के यानी इस पूरे एरिया के 81% भाग पर पानी है। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं ये इस वीडियो का ये पेज सबसे महत्वपूर्ण पेज है, यहाँ से ही प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो जल एक रासायनिक यौगिक है, क्या है, एक रासायनिक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसका IUPAC नाम है ऑक्सीडेन, क्या है, ऑक्सीडेन। इसका अणुभार है 18, क्या है, अणुभार 18 है इसका, और इसकी अणु संरचना इस तरीके से है, इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो एंगल है वो 104.5 डिग्री का होता है। यह क्वेश्चन हेड ऑपरेटर की जो परीक्षाएं हुई थी उनमें पूछा गया था। और इनके बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सह संयोजी एकल बंध बनता है, क्या बनता है, सह संयोजी एकल बंध। वहीं दोस्तों बात करें जल के कोई 2 अणु, जैसे H2O 2 अणु, इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी क्वेश्चन हेड ऑपरेटर की परीक्षा में पूछा गया था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, इनके बीच क्या बनता है, सहसंयोजी बंध। और 2 अणु जल के H2O इनके बीच बनता है इस तरीके से हाइड्रोजन बंध। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके घनत्व की बात करें, घनत्व पर जाने से पहले ये देखते हैं, ये एंगल कितना, 104.5 का, और ये वाली बीच की दूरी, ये वाली इनके बीच की दूरी होती है 98.8 पिकोमीटर। अब देखते हैं हम जल के घनत्व की बात, घनत्व के बारे में जानते हैं। तो इसका जो घनत्व है वो 1000 kg/m³ होता है। ये लगभग, मतलब मुख्य रूप से होता है 997 kg/m³, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इसका जो जल का जो घनत्व है वो 0 से लेकर 4 डिग्री तक तो बढ़ता है, फिर घटता है। 4 डिग्री पर ये होता है अधिकतम, इसका घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम, और वॉल्यूम आयतन होता है न्यूनतम। घनत्व बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि घनत्व द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब घनत्व अधिकतम है तो वॉल्यूम क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था हेड ऑपरेटर की परीक्षा में, घनत्व के बारे में पूछा गया था। घनत्व क्या होता है दोस्तों, तो अगर हम अब बात करें शुद्ध जल के pH मान की, तो इसका होता है 7 उदासीन, यानी कि न तो ये अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो ये क्वेश्चन आया था पेपर में, कौन सा वाला, ये क्वेश्चन। जल के अणु में इनके आबंध कोण होता है, इनके बीच H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड H, इसके बीच कोण होता है 104.5। ये पेपर में क्वेश्चन आया था हेड ऑपरेटर के में। वहीं ये भी क्वेश्चन पेपर में ही पूछा गया था। H2O अणु एक विशेष प्रकार के द्विध्रुव अंतःक्रिया के माध्यम से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मतलब कौन सा बॉन्ड है इसके बीच, हाइड्रोजन बॉन्ड है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है दोस्तों, देखिए जल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम जानते हैं। तो जल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अगर सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट 0 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। ठीक है, क्या होता है, 100।
और फ़ारेनहाइट में होता है 32 और बॉइलिंग होता है 212। इसी तरह केल्विन में 273.15 और बॉइलिंग 373.15। इसी तरह रोमर में 0 और 80। आगे देखें दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रो, किसकी बात करते हैं हम, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो जल में घुलनशील, जो जल में घुल जाते हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं, जैसे कि लवण, शर्करा, अम्ल, क्षार आदि, ये सभी जल में घुल जाते हैं तो इन्हें हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। जो जल में नहीं घुलते उन्हें हाइड्रोफोबिक कहते हैं। वसा, तेल, ये सभी क्या हैं, हाइड्रोफोबिक हैं। आगे हम चर्चा करते हैं भारी जल की। किसकी बात करेंगे हम, भारी जल की बात करेंगे। तो भारी जल होता है D2O। क्या होता है, D2O होता है भारी जल। भारी जल क्या होता है, D2O होता है। तो भारी जल के बारे में बताया था सबसे पहले हेराल्ड सी यूरे ने 1932 में। तो ये होता क्या है भारी जल, इसका अणुभार 20 होता है। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो जो ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है एक ड्यूटेरियम, इसका ये ऑक्साइड है भारी जल। इसके यूज की हम बात करें तो नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में, चिकित्सा अनुसंधान, प्रोटीन अनुसंधान, परमाणु चुंबकीय अनुनाद, स्पेक्ट्रोस्कोपी आदि में इसका यूज किया जाता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है। अब हम बात करेंगे कठोर जल की। भारी जल की बात कर ली हमने, अब हम कठोर जल की बात करेंगे। तो कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देते। क्या है, साबुन के साथ ये झाग नहीं देते हैं। इसका कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड इसका कारण है। ये दो प्रकार का है, एक अस्थायी और एक स्थायी। तो अस्थायी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। और स्थायी में कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट होते हैं। इन्हें दूर कैसे किया जाता है, तो अस्थायी कठोरता को तो हम बॉयल करके और क्लार्क्स मेथड के द्वारा दूर करते हैं, जबकि स्थायी को कैलिगन विधि, संश्लेषित रेजिन विधि, धावन सोडा, परम्यूरेट विधि, इनके द्वारा इसे हम दूर करते हैं। यहाँ से प्रश्न आया था हेड ऑपरेटर की परीक्षा में ये वाला, जल में विलयन डैश की मात्रा इसकी कठोरता निर्धारित करती है। यानी कि जल की कठोरता क्या निर्धारित करती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये ऑप्शन में था, ये निर्धारित करती है। एक प्रश्न ये आया था पेपर में यहाँ से दोस्तों, H2O के साथ प्रतीक G का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि यह डैश के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि G का यहाँ तात्पर्य क्या है, G का तात्पर्य है वाष्प। चलिए दोस्तों आगे हम बात करें, आगे देखते हैं अशुद्ध जल। किसकी बात करेंगे, अब हम अशुद्ध जल की बात करेंगे। तो अशुद्ध जल क्या है, इसमें अशुद्धि नहीं होती है, यानी कि शुद्ध होता है। वर्षा का जल है उसे हम अशुद्ध जल कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्ध जल कहते हैं वर्षा के जल को। इसमें अशुद्धि नहीं होती। देखो, जल को वाष्प में बदलो, फिर वाष्प से जल में बदलो, तो वो अशुद्ध जल बन जाता है। क्या बन जाता है, अशुद्ध जल। इसका जो यूज है चिकित्सा, विनिर्माण, पौधों की देखभाल आदि में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम जानते हैं विशिष्ट ऊष्मा क्या है। तो विशिष्ट ऊष्मा 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री
सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.18, ठीक है, किलो जूल केजी कैलोरी होती है। अब हम बात करें गुप्त ऊष्मा। किसकी? गुप्त ऊष्मा की। तो गुप्त ऊष्मा देखो, इसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाता है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। जब किसी, जैसे कि ठोस है तो उसका टेम्परेचर, ठोस से जो अवस्था है वो तरल में हो जाएगी लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। वास्तविक ऊष्मा, इसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे ठोस है तो ठोस ही रहेगा लेकिन टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस और आए थे हेड ऑपरेटर की परीक्षाओं में जो कि इस प्रकार हैं। सिस्टम के डैश को प्रति इकाई आयतन पदार्थ के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि घनत्व। घनत्व का क्या फॉर्मूला है? रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ये आया था क्वेश्चन। शुद्ध जल में विशिष्ट चालकत्व होता है बहुत कम, शुद्ध जल में बहुत कम होता है। एक क्वेश्चन ये आया था, जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधों की आबंध वियोजन ऊर्जा होती है 410। ये क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, जल से संबंधित लगभग सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सभी 9 के 9 चैप्टर इसी तरीके से कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।